हम बात करेंगे शिक्षण के सिद्धांतों और बुनियादी नियमों पर, यानी वो ऐतिहासिक सूत्र और मनोवैज्ञानिक नियम जो असल में ये तय करते हैं कि कोई भी नई जानकारी मानव मस्तिष्क में गहराई से कैसे बैठती है। और ये चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है। ये केवल स्कूल या कॉलेज के शिक्षकों के लिए नहीं है। मतलब अगर आप ऑफिस में अपनी टीम को कोई नया सॉफ्टवेयर समझा रहे हैं या किसी क्लाइंट को अपना आइडिया पिच कर रहे हैं। हाँ, या यहाँ तक कि अगर आप अपने दादा दादी को स्मार्टफोन चलाना सिखा रहे हैं, बिल्कुल, तो ये नियम हर उस जगह लागू होते हैं जहाँ एक इंसान दूसरे इंसान के दिमाग में कोई नई बात डालना चाहता है। एकदम सही कहा आपने। हमारा आज का लक्ष्य ही यही है कि हम उन तरीकों को डिकोड करें जो सदियों के अनुभव से निकले हैं। देखिए, जब हम सीखने और सिखाने को एक विज्ञान के रूप में देखते हैं ना, तो हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है। मतलब हम ये समझने लगते हैं कि सामने वाले को क्या समझ नहीं आ रहा है और क्यों नहीं आ रहा है। बिल्कुल, यही इस पूरी प्रक्रिया की चाबी है। तो चलिए सीधे उस नींव पर चलते हैं जिस पर ये पूरी प्रक्रिया टिकी है। हमारे पास जो स्रोत है उनके अनुसार इतिहास में कुछ बुनियादी नियम रहे हैं जिन्हें मैक्सिम्स कहा जाता है। ये पीढ़ियों से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हाँ, ये वो मौलिक सिद्धांत हैं जो समय के साथ विकसित हुए हैं। अगर मैं इसे एक आसान एनालॉजी से समझाऊं तो ये बिल्कुल एक पुरानी पारिवारिक रेसिपी की तरह है। मतलब एक ऐसा अचूक तरीका जो पीढ़ियों के अनुभव से बना है, जिसमें आपको पता होता है कि पहले मसाले भुनने हैं और फिर पानी डालना है। क्रम बहुत जरूरी है। एकदम, क्रम सबसे जरूरी है। इसी तरह सिखाने का सबसे पहला और शायद सबसे पुराना नियम है सरल से जटिल की ओर जाना। यानी शुरुआत हमेशा दिन प्रतिदिन के आसान उदाहरणों से करनी चाहिए और फिर धीरे धीरे उन तकनीकी बातों की तरफ बढ़ना चाहिए। और इसके साथ ही दो और बहुत गहरे नियम जुड़े हुए हैं। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना और दूसरा दृश्य से अदृश्य की ओर जाना। अच्छा, तो इनका मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? इसका सीधा सा मनोवैज्ञानिक आधार यह है कि हमारा दिमाग किसी भी नई जानकारी को बस हवा में नहीं लटका सकता। उसे टिकने के लिए एक एंकर या कह लीजिए एक हुक चाहिए होता है। और वो हुक हमारा पुराना ज्ञान होता है ना? बिल्कुल। जब हम किसी नई और अज्ञात चीज को उस चीज से जोड़ देते हैं जिसे इंसान पहले से जानता है, तो दिमाग उसे तुरंत स्वीकार कर लेता है। इसी तरह जो चीजें सामने मौजूद हैं, जिन्हें देखा या महसूस किया जा सकता है, पहले उनकी बात होनी चाहिए, ताकि बाद में हम अतीत, भविष्य या किन्हीं अमूर्त विचारों को आसानी से समझ सकें। एकदम सही। यहाँ मैं इस बात पर थोड़ी बहस करना चाहूंगी। मेरा मतलब है, अगर हम तार्किक रूप से सोचें तो क्या सरल से जटिल और ज्ञात से अज्ञात जैसी बातें बहुत ही ज्यादा सामान्य नहीं है? आपको ऐसा लगता है? हाँ, मतलब ये तो कॉमन सेंस है ना कि किसी भी इंसान के सामने सीधे मुश्किल बातें नहीं रखनी चाहिए। तो फिर इसे शिक्षा के इतिहास में इतने बड़े नियम या सिद्धांत के रूप में क्यों दर्ज किया गया है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो मनोविज्ञान के एक सिद्धांत में छिपी है, जिसे ज्ञान का अभिशाप या कर्स ऑफ नॉलेज कहा जाता है। ज्ञान का अभिशाप? मतलब अगर किसी के पास ज्ञान है तो वो इसके लिए श्राप कैसे बन सकता है? श्राप उसके लिए नहीं बनता, बल्कि उसके सुनने वालों के लिए बन जाता है। देखिए, होता यह है कि जो बातें हमें बहुत सामान्य या कॉमन सेंस लगती हैं, असल जिंदगी में हम अक्सर उन्हें ही सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। अच्छा, कैसे? जब कोई व्यक्ति किसी विषय का विशेषज्ञ बन जाता है ना, तो उसके दिमाग में उस विषय के अनगिनत शॉर्टकट बन जाते हैं। वो पूरी तरह भूल जाता है कि पहली बार उस विषय को सीखना कैसा लगता था। ओह, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। मान लीजिए एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी नए इंटर्न को सिस्टम का आर्किटेक्चर समझा रहा है। वो इंजीनियर अनजाने में ही ऐसे जटिल तकनीकी शब्दों और एब्रीविएशन से शुरुआत कर देता है जो उसके लिए तो रोजमर्रा की भाषा है। हाँ, लेकिन उस इंटर्न के लिए तो वो सब एकदम नया है। बिल्कुल। विशेषज्ञ महसूस ही नहीं कर पाते कि एक शुरुआत करने वाले के लिए वो अज्ञात जानकारी कितनी डरावनी और भारी हो सकती है। ये तो बहुत ही सटीक बात है। ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में, ऑफिस की मीटिंग्स में अक्सर देखते हैं। कोई एक्सपर्ट आता है और सीधे 50 अलग अलग डेटा पॉइंट्स स्क्रीन पर फेंक देता है और कमरे में बैठे बाकी लोगों के सिर के ऊपर से सब निकल जाता है। बिल्कुल बाउंसर्स की तरह। इसीलिए सरल से जटिल या ज्ञात से अज्ञात केवल कुछ ऐसी बातें नहीं है जिन्हें बस जानना काफी है। ज्ञान के अभिशाप को तोड़ने के लिए इन नियमों को बहुत सचेत रूप से एक डिसिप्लिन की तरह लागू करना पड़ता है। मतलब आपको खुद को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि सामने वाला व्यक्ति आज उस बिंदु पर खड़ा है जहां आप 10 साल पहले खड़े थे। एकदम सही।
ये एक सचेत प्रयास है। समझ गए। तो अगर हमने ज्ञान के अभिशाप से खुद को बचा लिया और ये तय कर लिया कि हमें शुरुआत एकदम जानी पहचानी और सरल बातों से करनी है, तो अब सवाल ये उठता है कि उस जानकारी का पूरा ढांचा कैसे तैयार किया जाए। हाँ, स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। आखिर हमारा दिमाग उस आने वाली नई जानकारी को प्रोसेस कैसे करता है? और यहीं पर मनोविज्ञान का एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत सामने आता है, जिसे गेस्टाल्ट मनोविज्ञान या गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहते हैं। अच्छा, ये गेस्टाल्ट क्या है? इसका मुख्य नियम है संपूर्ण से अंश की ओर जाना, यानी फ्रॉम होल टू पार्ट। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने कई प्रयोगों से ये साबित किया है कि मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से पहले पूरी वस्तु को एक समग्र रूप में देखता है, एक साथ पूरी चीज को देखता है। हाँ, और उसके बाद ही वो उसके अलग अलग हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका मतलब है कि जब हम किसी जंगल में जाते हैं तो हम पहले एक पूरा पेड़ देखते हैं और उसके बाद हमारा ध्यान उसकी किसी विशिष्ट शाखा या पत्तियों के आकार या तने की छाल पर जाता है। एकदम सही। हमारा दिमाग सबसे पहले एक पैटर्न या बड़ी तस्वीर ढूंढता है। सिखाने की प्रक्रिया में इसका सीधा सा अर्थ यह है कि विषयों का एक ओवरव्यू या बिग पिक्चर देना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि लोगों को पता हो कि वे क्या सीखने वाले हैं। बिल्कुल। अगर आप किसी को कोई नई चीज सिखा रहे हैं तो छोटी छोटी तकनीकी डिटेल्स देने से पहले यह बताना जरूरी है कि हम यह सब क्यों सीख रहे हैं और इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। अगर मैं इसके लिए एक जिगसॉ पजल का उदाहरण दूं तो बात शायद एकदम साफ हो जाएगी। हाँ, बताइए ना। मान लीजिए मैं किसी को पजल के 500 छोटे छोटे नीले और हरे टुकड़े थमा दूं और कहूं कि इसे जोड़ो, तो वो इंसान तो पागल ही हो जाएगा। बिल्कुल, उसे समझ ही नहीं आएगा कहां से शुरू करे। लेकिन अगर मैं उससे बॉक्स के ऊपर छपी पूरी तस्वीर दिखा दूं कि देखो ये पहाड़ों और आसमान की एक तस्वीर है, तो अचानक उससे समझ आ जाएगा कि अच्छा, नीले टुकड़े आसमान के हैं और हरे टुकड़े पहाड़ों के। ये एकदम परफेक्ट उदाहरण है। वो बॉक्स की तस्वीर ही गेस्टाल्ट है। जब मस्तिष्क को पता होता है कि अंतिम चित्र कैसा दिखेगा, तो वो हर छोटे टुकड़े को उसकी सही जगह पर बहुत तेजी से लगाना शुरू कर देता है। और बिना उस संपूर्ण तस्वीर के अंश या हिस्से बिल्कुल बेमानी होते हैं। सही कहा। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए कुछ और नियम भी आते हैं, जैसे ठोस से अमूर्त की ओर और विशेष से सामान्य की ओर जाना। ठोस से अमूर्त मतलब कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी पहले ऐसी चीजें जिन्हें छुआ जा सके, देखा जा सके, और फिर उनके आधार पर कोई वैचारिक या अमूर्त सिद्धांत बनाना। हाँ, शुरुआत में हमारा दिमाग ठोस वस्तुओं या वास्तविक उदाहरणों के साथ बहुत बेहतर तालमेल बिठाता है। तो इसे किसी आम उदाहरण से कैसे समझेंगे? कॉर्पोरेट दुनिया में इसे ऐसे समझें। अगर आप किसी को सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अमूर्त सिद्धांत समझा रहे हैं तो सीधे थ्योरी मत पढ़ाइए। अच्छा, तो क्या करें? पहले एक जूस की दुकान का ठोस उदाहरण दीजिए कि संतरे खेत से दुकान तक कैसे पहुंचते हैं। जब वो व्यक्ति उस ठोस उदाहरण को समझ लेगा, तब वो उन बड़े और सूक्ष्म शब्दों को बहुत आसानी से पकड़ लेगा। कमाल है। और वो जो अपने विशेष से सामान्य वाला नियम बताया? हाँ, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने का अर्थ है कि पहले कई सारे विशिष्ट प्रयोग या केस स्टडीज सामने रखिए, और जब लोग उनमें एक पैटर्न देख लें, तब उन्हें सामान्य कानून या जनरल लॉ समझाइए। ये रटने के बजाय गहरी और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब हम पहले उन्हें बॉक्स की तस्वीर दिखा रहे हैं, संपूर्ण से अंश, फिर हम उन्हें कुछ ठोस उदाहरण दे रहे हैं ताकि वे टुकड़ों को समझ सकें। लेकिन एक और चीज है जो किसी भी नए सीखने वाले के दिमाग में होती है, और वो है ढेर सारा कंफ्यूजन। सही कहा, शंकाएं तो होती हैं, और इसीलिए एक नियम है अनिश्चित से निश्चित की ओर जाना। इसका क्या मतलब हुआ? जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे दिमाग में कई शंकाएं और धुंधलापन होता है। एक अच्छे वक्ता या मार्गदर्शक का काम ये नहीं है कि वो सिर्फ अपनी बात कह के चला जाए। हाँ, उसे तो ये पक्का करना होगा कि सामने वाले को समझ आया या नहीं। बिल्कुल, उसका काम उस अनिश्चित और धुंधले ज्ञान को पकड़ना, शंकाओं को साफ करना और उसे एक निश्चित आकार देना है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि जानकारी का ढांचा कैसे तैयार किया जाए, लेकिन ढांचा बना लेने और उसे सही क्रम में रखने भर से तो काम नहीं चलता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है, अगर कमरे में बैठा व्यक्ति बोर हो रहा है या उसका ध्यान अपने फोन पर है, तो वो ढांचा किसी काम का नहीं है। एकदम सही बात है। जो हमें इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर ले जाता है। हम सीखने वाले के दिमाग और उसकी इंद्रियों को इस पूरी प्रक्रिया में शारीरिक और मानसिक रूप से कैसे शामिल करें? ये वास्तव में सबसे बड़ी चुनौती होती है। जानकारी को सिर्फ प्रेजेंट करना काफी नहीं है, उसे व्यक्ति के अनुभव का हिस्सा बनाना पड़ता है। तो इसके लिए कौन सा सिद्धांत है?
यहाँ एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर जाना। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी को कुछ सिखाना शुरू करते हैं तो शुरुआत में विषय की लॉजिकल या तार्किक संरचना उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी उस इंसान की मनोवैज्ञानिक रुचि। अच्छा, तो पहले रुचि जगाना जरूरी है। हाँ, खासकर बच्चों के मामले में आपको उनकी जिज्ञासा और उनके प्राकृतिक रुझान के अनुसार चलना होता है। लेकिन मैं सोच रही थी, क्या ये बात वयस्कों पर यानी अडल्ट्स पर भी लागू होती है? वयस्कों के मामले में संतुलन थोड़ा बदल जाता है। वयस्क शिक्षार्थी तार्किक क्रम को बेहतर ढंग से प्रोसेस कर सकते हैं। वे समझना चाहते हैं कि ए के बाद बी क्यों आया। हाँ, लॉजिक तो चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उनकी मनोवैज्ञानिक जरूरतों को नजरअंदाज कर दें। आपको नेचर को फॉलो करना होता है, यानी सीखने वाले की आयु, उसके मानसिक स्तर और उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों का सम्मान करना होता है। इसी मनोवैज्ञानिक जुड़ाव को बनाने के लिए शायद विश्लेषण से संश्लेषण, मतलब एनालिसिस टू सिंथेसिस के तरीके का इस्तेमाल होता है। ये सुनने में थोड़ा अकादमिक लगता है, लेकिन अगर हम इसे वास्तविक जीवन में उतारें तो ये कैसे काम करता है? ये तरीका बहुत ही स्वाभाविक है। विश्लेषण का अर्थ है किसी बड़ी और जटिल समस्या या विषय को छोटे छोटे आसानी से समझने लायक हिस्सों में तोड़ देना। ओके, और संश्लेषण? संश्लेषण का मतलब है कि जब आप उन सभी छोटे हिस्सों को समझ लें तो उन्हें वापस एक साथ जोड़कर पूरी चीज को एक नए नजरिए से देखना। जैसे अगर मुझे किसी को कार का इंजन समझाना हो तो पहले मैं उसके पुर्जे अलग करूंगी कि स्पार्क प्लग क्या करता है, पिस्टन कैसे काम करता है। ये तो विश्लेषण हो गया। बिल्कुल। और फिर मैं उन सभी पुर्जों को वापस जोड़कर दिखाऊंगी कि वे सब मिलकर कार को कैसे आगे बढ़ाते हैं। ये संश्लेषण हो गया। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। और इस पूरी प्रक्रिया में विश्लेषण और संश्लेषण में सबसे अहम रोल हमारी इंद्रियों का होता है। इंद्रियों का मतलब सेंसेस का? हाँ, शिक्षा के इतिहास में मॉन्टेसरी और फ्रोबिल जैसे विचारकों ने इंद्रियों के प्रशिक्षण पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। उनका साफ मानना था कि हमारी दृष्टि, श्रवण, स्वाद, गंध और स्पर्श ये सब ज्ञान के असली प्रवेश द्वार हैं। यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहूंगी। बच्चों के मामले में मॉन्टेसरी का तरीका बहुत शानदार लगता है, जहाँ वे मिट्टी के खिलौनों से खेलते हैं, अलग अलग बनावट को छूते हैं, रंगों को देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं 30 साल के प्रोफेशनल्स को डेटा साइंस या फाइनेंस की कोई ट्रेनिंग दे रही हूँ तो वहां मैं हर इंद्रियों को कैसे शामिल करूंगी? क्या ये उनके लिए एक सेंसरी ओवरलोड नहीं बन जाएगा? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, लेकिन यहाँ ये इंद्रियों के उपयोग का मतलब ये नहीं है कि आप वयस्कों को खिलौने थमा दें। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका वैज्ञानिक अर्थ ये है कि हम दिमाग में स्मृतियों को गहराई से एंकर करने के लिए न्यूरल पाथवेज का निर्माण कर रहे हैं। अगर आप किसी को सिर्फ एक प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं तो उनके दिमाग का सिर्फ सुनने और देखने वाला हिस्सा सक्रिय है। तो वयस्कों के लिए इसे कैसे बदला जाए ताकि वे बोर ना हो? जब आप एक कॉर्पोरेट मीटिंग में लोगों से कहते हैं कि वे खुद व्हाइट बोर्ड पर आकर एक डायग्राम बनाएं, या जब आप उन्हें कोई फिजिकल केस स्टडी प्रिंट करके देते हैं जिस पर वे पेन से नोट्स बनाते हैं, तो अचानक उनका मोटर कॉर्टेक्स और स्पर्श संबंधी इंद्रियां भी सक्रिय हो जाती हैं। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वे सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, वे शारीरिक रूप से उस जानकारी के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। मॉन्टेसरी का सिद्धांत केवल बच्चों के लिए नहीं है, ये इस बारे में है कि मस्तिष्क कई रास्तों से आने वाले डेटा को अधिक लंबे समय तक याद रखता है। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। यानी हमें उन्हें पैसिव लिसनर यानी निष्क्रिय श्रोता से एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाना है। एकदम। शायद इसीलिए स्वाध्याय या सेल्फ स्टडी को भी इतना बढ़ावा दिया जाता है, जहां डाल्टन की प्रणाली जैसी चीजों का जिक्र आता है। सही कहा। डाल्टन सिस्टम का मूल विचार ही स्वाध्याय और ऑटोनॉमी है। जब व्यक्ति खुद से पढ़ता है तो वो अपनी गति, अपनी रुचि और अपनी इंद्रियों के अनुसार जानकारी को प्रोसेस करता है। मतलब वो उस पर कोई थोपी हुई चीज नहीं होती। बिल्कुल नहीं, वो खुद अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा होता है। तो अब तक की हमारी इस बातचीत से एक बात साफ है, जानकारी को सरल से शुरू करना है, बड़ी तस्वीर दिखानी है, ठोस उदाहरण देने हैं और इंसान की इंद्रियों को सक्रिय रखना है। एकदम सही समरी है। लेकिन यार, थ्योरी और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। जब आप 20 अलग अलग तरह के लोगों से भरे कमरे में होते हैं, चाहे वो क्लासरूम हो या बोर्ड रूम, तो इन सिद्धांतों को जमीन पर कैसे उतारा जाए? उन 20 लोगों का ध्यान कैसे बांध कर रखा जाए? और इसी चुनौती से निपटने के लिए हमारे पास आते हैं शिक्षण के 10 सामान्य सिद्धांत, यानी जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। अच्छा, तो ये सिद्धांत क्या करते हैं? ये वो मैनेजमेंट टूल्स हैं
जो उन ऐतिहासिक नियमों को एक वास्तविक और कई बार अराजक वातावरण में लागू करने में मदद करते हैं। अगर हम इन 10 सिद्धांतों को ध्यान से देखें तो हम इन्हें कुछ तार्किक समूहों में बांट सकते हैं। तो चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। पहला समूह तो पूरी तरह से दिशा और ऊर्जा के बारे में लगता है, जिसमें प्रेरणा यानी मोटिवेशन और निश्चित लक्ष्य यानी डेफिनेट एम शामिल है। हाँ, ये सबसे बुनियादी हैं। जाहिर है, अगर सामने वाले के पास सीखने का कोई कारण ही नहीं है तो आप दुनिया के बेहतरीन वक्ता होकर भी कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। प्रेरणा सीखने का इंजन है और निश्चित लक्ष्य उस इंजन का स्टीयरिंग व्हील। बिना लक्ष्य के सीखना ऐसा है जैसे बिना गूगल मैप्स के किसी अनजान शहर में भटकना। इंसान का दिमाग बहुत जल्दी थक जाता है अगर उसे ये ना पता हो कि वो किस मंजिल की तरफ जा रहा है। सही बात है। इसके बाद जो सिद्धांत है वे सीधे तौर पर कॉग्निटिव लोड यानी दिमाग पर पड़ने वाले बोझ को मैनेज करने से जुड़े हैं, जैसे सही चयन, नियोजन, विभाजन और पुनरीक्षण। हाँ, ये प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। यहाँ मुझे विभाजन का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, क्योंकि हमारी वर्किंग मेमोरी एक बार में बहुत सीमित जानकारी ही होल्ड कर सकती है। अगर आप 3 घंटे की लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं तो दिमाग शटडाउन हो जाएगा। बिल्कुल, ऊपर से सब बाउंस होने लगेगा। विभाजन या चंकिंग का अर्थ है कि बड़ी जानकारी को छोटे छोटे आसानी से पचने वाले हिस्सों में बांटना। आप सामग्री चुनते हैं, उसकी योजना बनाते हैं, उसे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं और फिर उसे पक्का करने के लिए दोहराते हैं। ये तो हो गया स्ट्रक्चर। लेकिन जो अगला समूह है जिसमें गतिविधि का सिद्धांत और व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानना शामिल है, ये पूरी तरह से इंसान के व्यवहार पर केंद्रित है। बिल्कुल। काम करके सीखना तो हम समझ गए, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नताओं का मतलब है कि कमरे में बैठा हर व्यक्ति एक ही गति से नहीं सीखता। सही बात है। एक लीडर या मार्गदर्शक को ये स्वीकार करना ही पड़ता है कि कुछ लोग विजुअल लर्नर होते हैं, कुछ सुनकर सीखते हैं और कुछ खुद काम करके। आप सभी पे एक ही डंडा नहीं चला सकते। लेकिन इन सब में जिन आखिरी 2 सिद्धांतों ने मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, वे पूरी सीखने की प्रक्रिया की आत्मा की तरह लगते हैं। वो कौन से हैं? 9वां सिद्धांत है सृजन और मनोरंजन का सिद्धांत। इसका स्पष्ट कहना है कि माहौल में हास्य और रचनात्मकता होनी चाहिए। और 10वां है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत वास्तव में पारंपरिक, सख्त और बोरिंग शिक्षा व्यवस्था की छवि को पूरी तरह तोड़ देते हैं। लोग डर के मारे बस सिर हिला रहे हैं। हास्य को जगह देना बहुत शक्तिशाली है। मनोवैज्ञानिक रूप से हास्य बहुत जरूरी है। जब आप हंसते हैं या माहौल हल्का होता है तो शरीर में तनाव पैदा करने वाला हार्मोन कॉर्टिसोल कम हो जाता है। अच्छा, तो इसका बायोलॉजिकल असर भी है? बिल्कुल। दिमाग का वो हिस्सा जो डर महसूस करता है वो शांत हो जाता है और कॉर्टेक्स, जहां असली में सीखना होता है, वो पूरी तरह खुल जाता है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। और वो लोकतांत्रिक व्यवहार वाला हिस्सा। और रही बात लोकतांत्रिक व्यवहार की, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को चर्चा में शामिल करते हैं, उनसे राय लेते हैं और उन्हें अपनी बात रखने का मौका देते हैं। इससे उनके अंदर ओनरशिप यानी जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है। वे सिर्फ जानकारी ले नहीं रहे होते, वे आपके साथ मिलकर उस ज्ञान का निर्माण कर रहे होते हैं। यह एक बहुत ही खूबसूरत विचार है। अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। प्रभावशाली तरीके से किसी को कुछ भी समझाना केवल तथ्यों की बमबारी करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक इंसान के दिमाग को दूसरे के दिमाग से जोड़ने की एक सोच समझकर बनाई गई यात्रा है। बिल्कुल। ये ज्ञान के अभिशाप को पीछे छोड़कर ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने वाली यात्रा है, जहां आप सबसे पहले उन्हें उस पजल बॉक्स की पूरी तस्वीर दिखाते हैं ताकि वे रास्ता ना भटकें। और आप ठोस उदाहरणों से उनकी इंद्रियों को जगाते हैं। हाँ, और एक लोकतांत्रिक, तनाव मुक्त और विनोदी माहौल बनाते हैं जहां वे खुद को सुरक्षित महसूस करें और सवाल पूछने से डरे नहीं। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को गहराई से समझ लेता है ना, वह केवल एक प्रेजेंटर या टीचर नहीं रह जाता। वह एक ऐसा आर्किटेक्ट बन जाता है जो किसी भी जटिल विचार को दूसरे के दिमाग में इस तरह फिट कर सकता है कि वह हमेशा के लिए वहां टिक जाए। एकदम सही कहा आपने। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद इस पूरी प्रक्रिया को आज के संदर्भ में एक बहुत बड़ी चुनौती देता है। वो क्या है? आज हमने बात की गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की, कि कैसे हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से संपूर्ण से अंश की ओर सीखता है। यानी वह पहले पूरा पेड़ देखना चाहता है और फिर उसकी पत्तियों को समझना चाहता है। हाँ, ये हमने अभी डिस्कस किया। लेकिन जरा आज की दुनिया पर नजर डालिए। हम रोजाना अपने फोन पर अनगिनत शॉर्ट फॉर्म वीडियोस
रील्स और 15 सेकंड के क्लिप्स लगातार स्वाइप करते रहते हैं। हाँ, ये तो हमारी आदत बन चुकी है। हमारे दिमाग में रैंडम जानकारियां बिना किसी संदर्भ, बिना किसी बैकग्राउंड या बिना किसी बड़ी तस्वीर के फेंकी जा रही हैं। हमें पेड़ का पता ही नहीं है, हम बस अलग अलग उड़ती हुई पत्तियों को देख रहे हैं। ये एक बहुत ही गंभीर बात है। तो सवाल ये है, क्या इस अंतहीन इंफॉर्मेशन ओवरलोड और टुकड़ों में मिलने वाली जानकारी की वजह से हम इंसान उस गेस्टाल्ट यानी पूरी तस्वीर को देखने की अपनी प्राकृतिक क्षमता खोते जा रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात है। अगर हमारा दिमाग एक खास तरीके से गहराई से सीखने के लिए इवॉल्व हुआ है, तो क्या आज का ये जो डिजिटल स्ट्रक्चर है, ये हमारे सीखने के उन बुनियादी नियमों के बिल्कुल विपरीत काम कर रहा है जो सदियों से हमारे साथ थे? इस पर जरूर सोचिए। कल्पना कीजिए कि कोई इंसान किसी बहुत ही जटिल विषय को समझने की कोशिश कर रहा है। हाँ, जैसे कि कोई क्वांटम भौतिकी का सिद्धांत हो या फिर शेयर बाजार का कोई बहुत ही उलझा हुआ कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। और वो पन्ने दर पन्ने पलट रहा है, लेकिन दिमाग में कुछ भी जा नहीं रहा है। मतलब ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने एक दीवार खड़ी कर दी है। जिसे हम अक्सर कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। फिर अचानक किसी दिन कोई एक ऐसा उदाहरण सामने आता है या कोई एक पैटर्न समझ में आता है और दिमाग में जैसे एक तेज बत्ती जल जाती है। हाँ, वो एकदम से जो क्लिक होता है। सही कहा। एक ही सेकंड में वो सारा बिखरा हुआ डेटा आपस में जुड़ जाता है और सब कुछ एकदम स्पष्ट हो जाता है। और वो एक बहुत ही कमाल का अनुभव होता है। बहुत ज्यादा। तो उस आहा मोमेंट में दरअसल दिमाग के अंदर भौतिक रूप से क्या हुआ? सदियों से दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक इसी एक सवाल पर बहस करते आ रहे हैं कि क्या ज्ञान कोई ऐसी चीज है जिसे हम बाहर से अपने अंदर डाउनलोड करते हैं, या फिर ये कुछ ऐसा है जिसे हमारा दिमाग खुद अंदर से बनाता है? बिल्कुल यही सवाल है। हमारी इस गहन चर्चा में हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो सीखने और सिखाने के विज्ञान और दर्शन का एक पूरा खजाना है। और इसमें बहुत सारी अलग अलग विचारधाराएं हैं। हाँ, तो हम ये समझने वाले हैं कि मानव मस्तिष्क वास्तव में जानकारी को कैसे ग्रहण करता है और ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम उस प्रक्रिया के मैकेनिज्म को डिकोड करने जा रहे हैं जिसे पूरी दुनिया बहुत हल्के में लेती है। जी, यानी सीखना। हाँ, हम बस मान लेते हैं कि सीखना तो अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए, हम हमेशा इस बात पर भारी पैसा और समय खर्च करते हैं कि क्या सीखना है, जैसे कोडिंग सीखनी है या कोई नया सॉफ्टवेयर सीखना है। हाँ, वो तो हम सब करते हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि हमारा दिमाग कैसे सीखता है। स्रोत सामग्री हमें बताती है कि पढ़ाने का हर तरीका, चाहे वो किसी स्कूल की कक्षा हो या किसी मल्टीनेशनल कंपनी का ट्रेनिंग रूम, वो एक बहुत ही बुनियादी सवाल से पैदा होता है। और वो सवाल है कि ज्ञान की जड़ क्या है? एग्जैक्टली। जब तक हम ये नहीं समझ लेते कि ज्ञान आता कहाँ से है, तब तक हम ये नहीं समझ सकते कि इसे किसी दूसरे इंसान के दिमाग में कैसे डाला जाए। और ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर हम ज्ञान के मूल की बात करें तो स्रोत सामग्री में 3 बहुत ही अलग अलग दार्शनिक विचारधाराओं का जिक्र है। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और व्यवहारिकता। हाँ, ये तीनों बहुत ही अलग दृष्टिकोण देते हैं। तो जब मैंने आदर्शवाद या आइडियलिज्म के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये विचारों को सबसे ऊपर रखता है। ये कहता है कि ज्ञान का असली स्रोत हमारा मन और आत्मा है। हाँ, और एक सार्वभौमिक मन या ईश्वर है जो वास्तविकता का निर्माण करता है। मतलब एक तरह से ये ऐसा है जैसे हम कह रहे हो कि भौतिक दुनिया तो सिर्फ एक भ्रम है और असली ज्ञान एक आध्यात्मिक डाउनलोड है जो हमारी चेतना में आ रहा है। ये समझने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन अगर हम इसे आधुनिक मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो आदर्शवाद सिर्फ ईश्वरीय अध्यात्म तक सीमित नहीं है। अच्छा, तो और क्या है इसमें? देखिए, ये इस बात पर जोर देता है कि वास्तविकता दरअसल हमारे दिमाग की ही एक उपज है। आप दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसा आपका दिमाग उसे प्रोसेस करता है। ओह, मतलब हमारा परसेप्शन ही हमारी रियलिटी है। बिल्कुल। लेकिन इसके ठीक विपरीत प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म खड़ा होता है। हाँ, प्रकृतिवाद तो पूरी तरह से भौतिक विज्ञान पर आधारित लगता है। एकदम सही। मतलब अगर आदर्शवाद एक आध्यात्मिक डाउनलोड है तो प्रकृतिवाद ऐसा है जैसे हम ये मान लें कि जो कुछ भी है वो सिर्फ ये ब्रह्मांड है। कोई अदृश्य मन नहीं है, सिर्फ भौतिक नियम है। हाँ, प्रकृतिवाद कहता है कि इंसान कोई आध्यात्मिक प्राणी नहीं है, बल्कि वो प्रकृति का ही एक हिस्सा है, एक जैविक मशीन है, एक बायोलॉजिकल मशीन। हाँ। इसलिए सीखने का मतलब
प्रकृति के नियमों को खोजना है। लेकिन इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ी बहस पैदा होती है वो तीसरी विचारधारा को जन्म देती है, जिसे हम व्यवहारिकता या प्रैग्मैटिज्म कहते हैं। जॉन ड्यूवी जैसे विचारकों ने इसे स्थापित किया था। बिल्कुल, जॉन ड्यूवी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और जॉन ड्यूवी की व्यावहारिकता का पूरा फोकस उपयोगिता पर है। मतलब ये दर्शन कहता है कि जो उपयोगी है वही अच्छा है। हाँ, और इसी से वो मशहूर कॉन्सेप्ट निकला, करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग। लेकिन मैं यहाँ थोड़ी असहमति जताना चाहूंगी। अच्छा, बताइए क्या असहमति है? मतलब क्या कोई चीज सिर्फ इसलिए सत्य हो सकती है क्योंकि वो उपयोगी है? क्या ये पूरे ज्ञान को बहुत ही स्वार्थी या मशीनी नहीं बना देता? आप किस मायने में स्वार्थी कह रही है? मान लीजिए कोई दार्शनिक विचार बहुत सुंदर है, लेकिन उससे कोई पैसा नहीं बनता या कोई मशीन नहीं चलती, तो क्या व्यवहारिकता के हिसाब से वो विचार पूरी तरह बेकार है? देखिए, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है कि व्यवहारिकता का मतलब स्वार्थ या सिर्फ पैसा कमाना है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो व्यवहारिकता दरअसल इंसानी विकास का यानी एवोल्यूशन का एक हिस्सा है। जॉन डेवी यह नहीं कह रहे थे कि ज्ञान को फैक्ट्री का मजदूर बन जाना चाहिए। अच्छा, वे ये कह रहे थे कि ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम सिर्फ अपने दिमाग के म्यूजियम में सजा कर रखें। ज्ञान एक जैविक उपकरण है, एक बायोलॉजिकल टूल। ओके, मतलब एक टूल जिसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हाँ, जब डेवी कहते हैं कि विचार उपयोगी होने चाहिए तो उनका मतलब है कि उन विचारों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं को सुलझाना चाहिए। क्या वो विचार समाज को बेहतर बनाता है? क्या वो हमें जीवित रहने में मदद करता है? एग्जैक्टली। अगर कोई सिद्धांत सिर्फ कागज पर अच्छा लगता है लेकिन असल जिंदगी में काम नहीं करता, तो व्यवहारिकता के अनुसार वो सत्य नहीं है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अब तक हमने ज्ञान की उत्पत्ति को देखा। हाँ, फिलॉसफी के नजरिए से। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एक इंसान का दिमाग उस ज्ञान को असल में अपने अंदर कैसे बैठाता है। बिल्कुल, साइकोलॉजी के नजरिए से। स्रोत सामग्री में दिमाग के काम करने के कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके बताए गए हैं। सबसे पहला है रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसे जीन पियाजे और जे.एस. ब्रूनर जैसे लोगों ने सामने रखा था। हाँ, इसका मानना है कि सीखने वाला व्यक्ति सक्रिय रूप से जानकारी को प्रोसेस करता है और खुद अपने ज्ञान का निर्माण करता है, खुद कंस्ट्रक्ट करता है। मेरी कल्पना में ये लेगो ब्लॉक से अपना खुद का एक महल बनाने जैसा है। लेगो ब्लॉक्स दिलचस्प एनालॉजी है। मतलब आपके पास बाहर से जानकारी के कुछ टुकड़े आते हैं और आप उन्हें अपनी पुरानी समझ के साथ जोड़कर एक नया ढांचा तैयार कर लेते हैं। लेगो ब्लॉक्स का उदाहरण सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत आसान उदाहरण है। आसान है? कैसे? असली रचनावाद इससे कहीं अधिक जटिल और असहज करने वाला होता है। असहज कैसे? देखिए, लेगो में तो आप बस एक के ऊपर एक ब्लॉक रखते जाते हैं, लेकिन रचनावाद में जब कोई नई जानकारी आपके दिमाग में आती है जो आपके पुराने विश्वासों से नहीं टकराती, तब तो ठीक है। हाँ, तब तो नया ब्लॉक आसानी से फिट हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जब कोई ऐसी जानकारी आती है जो आपके पुराने समझ के बिल्कुल उलट हो, तो आपको अपने दिमाग के पुराने ढांचों को तोड़ना पड़ता है। मतलब अनलर्न करना पड़ता है। हाँ, पियाजे इसे अनुकूलन या एकोमोडेशन कहते थे। ये एक दर्दनाक कॉग्निटिव प्रक्रिया है। आप ज्ञान को किसी खाली बर्तन में पानी की तरह नहीं उड़ेल सकते। लेकिन अगर हम आज के कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मॉड्यूल्स या पारंपरिक स्कूलों को देखें तो ऐसा लगता है कि वे तो दिमाग को खाली बर्तन ही मानते हैं। दुर्भाग्य से हाँ, ज्यादातर जगह ऐसा ही होता है। वे बस स्क्रीन पर जानकारी फ्लैश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंसानों से सीख लेगा। ये तो रचनावाद के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है। ये तो स्रोत में दिए गए दूसरे सिद्धांत व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म के ज्यादा करीब लगता है, जिसे B.F. स्किनर और E.L. थॉर्नडाइक ने बनाया था। हाँ, और ये सिद्धांत आज भी बहुत हावी है। ये सिद्धांत तो शिक्षार्थी को एक निष्क्रिय जीव मानता है जिससे बस किसी रोबोट की तरह प्रोग्राम किया जा सकता है। हाँ, और हमें ये समझना होगा कि व्यवहारवाद आज भी हमारी दुनिया को क्यों चला रहा है। थॉर्नडाइक ने इसके पीछे 3 नियम दिए थे: अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, जिन्हें हम अक्सर सिर्फ किताबी बातें मान लेते हैं। लेकिन इनके पीछे गहरा न्यूरोबायोलॉजिकल विज्ञान है। उदाहरण के लिए प्रभाव का नियम या लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है कि सुखद परिणाम वाले व्यवहार दोहराए जाते हैं। मतलब रिवॉर्ड मिलने पर हम वो काम फिर करते हैं। एग्जैक्टली। ये कोई मनोवैज्ञानिक जादू नहीं है, ये सीधा सीधा डोपामिन का खेल है। जब कोई कर्मचारी कोई काम सही करता है और उसे बोनस मिलता है तो उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और वो अच्छा फील करता है।
हाँ, और ये रसायन उस विशिष्ट व्यवहार के न्यूरल पाथवे को शारीरिक रूप से मजबूत कर देता है। तो इसका मतलब है कि रट्टा मारना जो अभ्यास का नियम है या रिवॉर्ड पनिशमेंट जो प्रभाव का नियम है, ये वास्तव में दिमाग के न्यूरल नेटवर्क को ढालने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, शारीरिक स्तर पर। लेकिन क्या ये खतरनाक नहीं है? किस तरह से? मतलब अगर हम किसी इंसान को सिर्फ रट्टा मारने और इनाम पाने के लिए कंडीशन कर दें, तो वो कभी भी चीजों के पीछे का बड़ा अर्थ नहीं समझ पाएगा। हाँ, वो बस मशीन की तरह काम करेगा। वो सिर्फ एक एक पजल का टुकड़ा देखेगा, पूरी तस्वीर कभी नहीं देख पाएगा। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि व्यवहारवाद की इसी कमी ने एक पूरी नई विचारधारा को जन्म दिया। अच्छा, वो कौन सी? जिसे हम गेस्टाल्ट मनोविज्ञान या गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहते हैं। मैंने इसके बारे में पढ़ा है स्रोत में। व्यवहारवाद मानता है कि हम एक एक ईंट जोड़कर दीवार बनाते हैं, लेकिन गेस्टाल्ट का सिद्धांत कहता है कि संपूर्णता या द होल उसके भागों के योग से कहीं अधिक होती है। मतलब द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। एग्जैक्टली। हमारा दिमाग कोई हार्ड ड्राइव नहीं है जो सिर्फ डेटा स्टोर करता है। हमारा दिमाग एक पैटर्न खोजने वाली मशीन है। ओह, तो यही वो आहा मोमेंट है जिसके बारे में मैंने बिल्कुल शुरुआत में बात की थी। बिल्कुल वही है। मतलब जब हम लंबे समय तक किसी समस्या में उलझे रहते हैं और अचानक बिना किसी रट्टे या अभ्यास के हमें पूरी तस्वीर समझ आ जाती है। ये अंतर्दृष्टि या इनसाइट है। हाँ, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ये साबित करता है कि जब दिमाग को बहुत सारे अलग अलग बिंदु दिए जाते हैं तो वो अवचेतन रूप से उन बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश करता रहता है। बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग चलती रहती है। बिल्कुल। और जब वो सही पैटर्न ढूंढ लेता है तो हमें वो अंतर्दृष्टि मिलती है। इसके लिए व्यवहारवाद वाले उस उबाऊ क्रमिक अभ्यास की जरूरत नहीं होती। ये सच में बहुत दिलचस्प है। तो अगर हम इस बात को मान लें कि दिमाग एक पैटर्न खोजने वाली मशीन है जो अंतर्दृष्टि से सीखती है, हाँ। तो फिर एक कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षक का तरीका कैसा होना चाहिए? अगर मैं अपनी गति से खुद ज्ञान का निर्माण कर रही हूं, तो एक निरंकुश या ऑटोक्रेटिक शिक्षक तो मेरे सीखने की इस पूरी प्राकृतिक प्रक्रिया को ही नष्ट कर रहा है। आप ऐसा क्यों मान रही हैं? क्योंकि स्रोत में जो शिक्षण शैलियां बताई गई हैं, उनमें निरंकुश दृष्टिकोण पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित है। इसमें सख्त नियंत्रण होता है और सुनने वाला सिर्फ एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होता है। ये तो सरासर गलत तरीका हुआ ना? देखिए, हम इसे सीधे तौर पर गलत नहीं कह सकते। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या सिखा रहे हैं। मतलब क्या हर जगह रचनात्मकता अच्छी नहीं है? नहीं, निरंकुश दृष्टिकोण का अपना एक बहुत ही विशिष्ट उपयोग है। मान लीजिए कि आप किसी को कमर्शियल हवाई जहाज उड़ाना सिखा रहे हैं या किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में सुरक्षा नियम सिखा रहे हैं। ओह अच्छा, हाँ, वहां तो कोई रिस्क नहीं ले सकते। बिल्कुल, वहां आपको किसी भी रचनात्मकता या आहा मोमेंट की जरूरत नहीं है। वहां सख्त कंप्लायंस और व्यवहारवाद की जरूरत है। हाँ, कोई पायलट बीच हवा में ये नहीं कह सकता कि आज मैं विमान उड़ाने का नया पैटर्न खोजूंगा। एग्जैक्टली। लेकिन हाँ, जब बात आलोचनात्मक सोच या इनोवेशन की आती है तो निरंकुश तरीका बुरी तरह फेल हो जाता है। और शायद इसीलिए स्रोत में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का भी जिक्र है। हाँ, डेमोक्रेटिक अप्रोच, जहां शिक्षक अकेले निर्णय नहीं लेता बल्कि छात्रों को भी अपनी बात रखने का मौका मिलता है। ये ज्यादा संतुलित तरीका है। लेकिन मुझे यहाँ स्रोत में बताई गई तीसरी शैली यानी लेजे फेयर पर सच में थोड़ा पुशबैक देना होगा। अच्छा, लेजे फेयर में क्या समस्या लग रही है आपको? इसके अनुसार शिक्षक कोई मार्गदर्शन ही नहीं देता और सब कुछ शिक्षार्थी पर छोड़ दिया जाता है। स्रोत खुद कहता है कि इससे छात्र असहयोगी हो जाते हैं। हाँ, स्रोत में ये मेंशन्ड है। तो ये तो ऐसा हुआ कि आपने किसी गाड़ी का स्टीयरिंग ही निकाल दिया और बच्चों से कहा कि खुद मंजिल तक पहुंच जाओ। क्या बिना किसी मार्गदर्शन के सीखना पूरी तरह से एक अराजकता या डिजास्टर नहीं है? पहली नजर में ये अराजकता इसलिए लगती है क्योंकि हमारा दिमाग पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से इस कदर बंधा हुआ है कि हमें हर चीज के लिए एक सिलेबस या गाइड की जरूरत महसूस होती है। हाँ, हमें तो हमेशा एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लेजे फेयर हमेशा एक डिजास्टर ही होता है। जरा सोचिए कि एक छोटा बच्चा अपनी मातृभाषा कैसे सीखता है या वो चलना कैसे सीखता है? वो देखकर और सुनकर सीखता है। क्या कोई उसे ग्रामर के नियम पढ़ाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पूरी तरह से लेसेस फेयर माहौल में होता है। हाँ। वो गिरता है, गलतियां करता है, लेकिन वो जो ज्ञान खुद हासिल करता है वो सबसे गहरा और स्थायी होता है। ओह वाओ, ये नजरिया मैंने सोचा ही नहीं था। बिना ढांचे के छोड़ दिए जाने पर शुरुआत में असहयोग या भटकाव हो सकता है, लेकिन ये सबसे उच्च स्तर की आत्मनिर्भरता भी पैदा करता है। बच्चे का चलना सीखना सच में
लेसिस फेयर का सबसे बेहतरीन और प्राकृतिक उदाहरण है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी एक पेशेवर माहौल में या कॉलेज में हम पूरी तरह से बिना ढांचे के काम नहीं कर सकते। शायद इसलिए सहभागीय दृष्टिकोण या पार्टिसिपेटिव अप्रोच सबसे संतुलित लगता है। हाँ, कॉर्पोरेट और उच्च शिक्षा में ये बहुत चलता है। इसमें केस स्टडीज, रोल प्ले, वाद विवाद और सिमुलेशंस होते हैं। ये लोकतांत्रिक और लेसेस फेयर का एक मिला जुला रूप लगता है, जहां एक लक्ष्य तो है लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता शिक्षार्थी खुद खोजता है। इसका मतलब है विभिन्न स्रोतों से सबसे अच्छे विचारों को चुनकर एक नया तरीका बनाना। एक समझदार प्रशिक्षक को ये पता होता है कि उसे एक ही कक्षा में कब अलग अलग भूमिकाएं निभानी है, मतलब परिस्थिति के हिसाब से बदलना। हाँ, जब वो सुरक्षा नियम सिखा रहा है तो उसे निरंकुश होना पड़ेगा। जब वो कोई प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है तो लोकतांत्रिक होना होगा। और जब वो चाहता है कि लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचें तो उसे लेजर्स फेयर की तरह पीछे हटना होगा। कोई भी एक दर्शन अपने आप में संपूर्ण नहीं है। ये इक्लेक्टिसिज्म मुझे बहुत पसंद आया। ये तो ऐसा है जैसे हम किसी बहुत बड़े बुफे में गए हों। हाँ, बुफे का उदाहरण एकदम सही है। जहां आदर्शवाद की आत्मा, व्यावहारिकता की उपयोगिता और व्यवहारवाद का अनुशासन सब कुछ परोसा गया है, और हम हर डिश में से सबसे बेहतरीन चीज चुनकर अपनी एक शानदार प्लेट तैयार कर लेते हैं। एग्जैक्टली। आपने इसे बहुत अच्छे से समराइज किया। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमने इस प्लेट को तो तैयार कर लिया, लेकिन आज के युग में हम इस ज्ञान को परोस कहाँ रहे हैं? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। स्रोत सामग्री में अंत में सीखने के भविष्य को लेकर दो बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोण बताए गए हैं, स्थैतिक और गतिशील, मतलब स्टैटिक और डायनामिक। और ये आज की शिक्षा और कॉर्पोरेट जगत की सबसे बड़ी विडंबना है। हम बातें तो गेस्टाल्ट और रचनावाद की करते हैं, लेकिन हमारी प्रणालियां अभी भी स्थैतिक हैं। स्थैतिक कैसे? हम तो डिजिटल हो गए हैं ना। यही तो धोखा है। स्थैतिक दृष्टिकोण वो है जो एक निश्चित समय, एक निश्चित कमरे और एक निश्चित सिलेबस में बंधा हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात जो स्रोत में स्पष्ट की गई है वो ये है कि अगर आप किसी पुरानी किताब को डिजिटल पीडीएफ में बदलकर स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं तो वो डायनामिक नहीं हो गया। अच्छा, मतलब सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करना उसे डायनामिक नहीं बनाता? बिल्कुल नहीं, वो अभी भी स्थैतिक ही है। आपने सिर्फ माध्यम बदला है, तरीका नहीं। ओह, ये एक बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि जूम कॉल्स पर दिए जाने वाले उबाऊ लेक्चर्स या ऑनलाइन कंप्लायंस मॉड्यूल्स असल में तकनीक का इस्तेमाल करके पुराने निरंकुश और स्थैतिक ढांचे को ही आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, वो बस पुरानी शराब नई बोतल में है। डायनामिक या गतिशील दृष्टिकोण तो कुछ और ही है। स्रोत के अनुसार गतिशील शिक्षा निरंतर परिवर्तनशील है। ये कक्षा की भौतिक सीमाओं और यहाँ तक कि नियत तिथियों यानी ड्यू डेट्स के भी पार जाती है। बिल्कुल, ये किसी टाइम टेबल की मोहताज नहीं है। यह किसी इवेंट की तरह नहीं है जो सुबह 9 बजे शुरू होकर दोपहर 3 बजे खत्म हो जाए, बल्कि यह एक जीवन शैली है जहाँ आलोचनात्मक सोच हमेशा चालू रहती है। एकदम सही। गतिशील दृष्टिकोण ज्ञान को एक बहती हुई नदी की तरह देखता है। जब हम किसी वास्तविक दुनिया की समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के साथ जुड़ते हैं, ग्लोबल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं और अपने ज्ञान को लगातार अपडेट करते हैं, हाँ, केवल तभी हम सही मायने में गतिशील शिक्षा का हिस्सा होते हैं। और आज के समय में जब एआई और तकनीक हर दिन बदल रही है, जो इंसान या जो संस्था स्थैतिक रवैया अपनाएगी वो बहुत जल्दी अप्रासंगिक हो जाएगी, इररेलेवेंट हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम इस पूरी वैचारिक यात्रा को समेटें तो हमने सच में ज्ञान की गहराइयों को मापा है। हाँ, हमने एक लंबा सफर तय किया है इस चर्चा में। हम आदर्शवाद के उस विचार से चले थे जो ज्ञान को हमारे मन और चेतना की उपज मानता है। फिर हमने जॉन डेवी की व्यावहारिकता देखी कि कैसे ज्ञान को जीवित रहने के लिए उपयोगी होना चाहिए। और फिर हम साइकोलॉजी पर आए। हाँ, हमने देखा कि कैसे हमारा दिमाग सिर्फ एक निष्क्रिय जीव नहीं है जिसे व्यवहारवाद के तहत रट्टा मारने के लिए प्रोग्राम किया जाए, बल्कि वो एक सक्रिय रचनाकार है। बिल्कुल, जो लेगो ब्लॉक्स को पिघलाकर नए ढांचे बनाता है और गेस्टाल्ट के जरिए उन छिपे हुए पैटर्न्स को खोजकर आहा मोमेंट्स तक पहुंचता है। और हमने शिक्षण शैलियों को भी समझा। हाँ, और अंत में हमने समझा कि एक सफल शिक्षार्थी वही है जो इक्लेक्टिक और गतिशील तरीकों को अपनाता है। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये हमें अपनी खुद की सीखने की प्रक्रिया का नियंत्रण वापस देती है।
हम समझ जाते हैं कि हमारे दिमाग के लिए क्या स्वाभाविक है। बिल्कुल, हम बेहतर लर्नर्स बन सकते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं स्रोत के इन्हीं सिद्धांतों को जोड़कर एक बहुत ही उत्तेजक विचार छोड़ना चाहूंगा। अरे वाह, बिल्कुल बताइए। चूंकि हमने देखा कि गतिशील दृष्टिकोण कक्षा की चारदीवारी से पूरी तरह परे जाता है और गेस्टाल्ट थियरी साबित करती है कि ज्ञान अचानक अंतर्दृष्टि से आ सकता है। हाँ, ये तो हमने डिस्कस किया। तो क्या भविष्य में शिक्षक और कक्षा की ये जो पारंपरिक अवधारणा है वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी? ओ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या आने वाले कुछ ही सालों में एआई और उन्नत तकनीक की मदद से दुनिया का हर इंसान अपने आप में एक स्वतंत्र और पूर्ण इक्लेक्टिक स्कूल बन जाएगा? अपना खुद का स्कूल, जहां उसे किसी से मार्गदर्शन लेने के लिए किसी इमारत में जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उसका अपना एआई नेटवर्क उसकी जरूरत के हिसाब से कभी निरंकुश तो कभी लिज़ेस्फेयर बन जाएगा। क्या बात है! ये विचार तो सच में दिमाग के सारे तार हिला देने वाला है। अगर हर इंसान का अपना एक व्यक्तिगत एआई संचालित इक्लेक्टिक स्कूल बन जाए, तो ज्ञान का विकेंद्रीकरण किस स्तर का होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, शिक्षा का पूरा ढांचा ही बदल जाएगा। शायद तब सीखने का मतलब सिर्फ अपनी जिज्ञासा को दिशा देना रह जाएगा। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है इस पूरी बातचीत से आपके दिमाग में भी कुछ नए पैटर्न्स जुड़े होंगे और वो आहा मोमेंट जरूर आया होगा। जब हम अगली बार कुछ नया सीखने बैठें तो खुद से जरूर पूछिएगा कि हमारा दिमाग उस वक्त कौन सा दर्शन अपना रहा है। सुनते रहिए और अपनी जिज्ञासा को हमेशा गतिशील रखिए।